हेलो वेलकम बैक। आज का क्लास में मैं लेक्चर यहाँ पे देखूंगा। ये टॉपिक होगा हमारे लिए एसी वेव फॉर्म एंड इट्स वेरियस टर्म्स, है ना। एसी की वेव फॉर्म्स और उसके वेरियस टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे। और वेरियस टर्म किसी एसी वेव फॉर्म में क्या होता है, अगर एसी वेव फॉर्म बोला जाता है तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एसी वेव फॉर्म ऐसे दिखता है, ठीक है ना। और ये है तो इसके वेरियस टर्म्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली जब इसके वेरियस टर्म्स की बात की जाएगी तो यहाँ पे होगा पीक वैल्यू जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस क्योंकि एसी के अंदर आरएमएस वैल्यू भी होता है, और एवरेज वैल्यू, है ना। अब एवरेज वैल्यू किस तरीके से हम देखेंगे वो आगे पॉइंट में देखेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि ये तीनों टर्म आपको नहीं तो बहुत परेशान करने वाला आगे अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो, ठीक है ना। तो यानी एसी है हमारा मेन टॉपिक है, एसी वेव फॉर्म्स और उसके वेरियस टर्म्स। वेरियस टर्म में मेनली हम देखेंगे यहाँ पे पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। अब कहता है, अब समझिए ये आया कहाँ से। सबसे पहले बात यहाँ पे हम बात करेंगे ये आया कहाँ से। देखिए सोर्स के हमने टाइप पढ़े थे, है ना। सोर्स जो है कि एनर्जी का सोर्स कौन कौन सा हो सकता है, तो हमने डिफरेंट टाइप की एनर्जी के सोर्स देखे थे, ठीक है ना। अब जो सोर्स है वो किसी एसी कंपोनेंट जैसे एसी डिवाइस है, सपोज दैट कोई भी डिवाइस है, एसी डिवाइस नहीं कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप कह सकते हो, जैसे फैन है ना, आपके मोटर है, ये एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कुछ भी है, इसको क्या होगा एक सोर्स तो देना पड़ेगा ना। मैक्सी है, इसको तो सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स जो होते हैं जो आपने जो जनरेट कर दिया सोर्स ऑफ एनर्जी, अब सोर्स ऑफ एनर्जी जो जनरेट करके हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस में देंगे उसका नेचर दो ही हो सकता है, या तो डायरेक्ट करंट यानी डीसी या फिर एसी। उसका नेचर दो ही रूप में हो सकता है, या तो डीसी हम दे सकते हैं या फिर एसी दे सकते हैं। आप समझिएगा इसके अलावा भी कुछ हमारे सोर्स हो सकते हैं जिसका यूज बहुत रेयरली देखने को मिलता है, जैसे कि पल्स वेव देते हैं, पल्स वेव होता है जो आगे कहीं फायरिंग सर्किट वगैरह देखते हो आप, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखो या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कहीं कहीं फायरिंग सर्किट रैंप सिग्नल वगैरह बोला जाता है, कई बार ट्रायंगल सिग्नल की जरूरत होती है, तो वो सब बहुत रेयरली यूज होता है। लेकिन किसी भी डिवाइस के अंदर हम मेनली अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करें तो उसमें मोस्टली हमारा यूज होता है, यानी हर जगह ही आप कह सकते हो या तो डीसी या फिर एसी, जिसमें डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा एसी ही यूज होता है। डीसी का ये बहुत कम यूज होते हैं एज कम्पेयर टू एसी। जितने भी हेवी प्लांट होते हैं वहाँ पे मोस्टली एसी ही यूज होता है, डीसी छोटे छोटे रेटिंग के इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि सोर्स दो तरीके से दिए जा सकते हैं किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, एक तो डीसी दूसरा एसी। अब समझ लेते हैं यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं। तो एसी कहाँ से आया, डीसी कहाँ से आया, समझिएगा। सपोज दैट डीसी का सोर्स का जो जरिया होता है आपका, डीसी सोर्स कौन हो सकता है, सपोज दैट बैटरी एक एग्जाम्पल है डीसी सोर्स का, है ना। या फिर डीसी जनरेटर से भी अपन डीसी प्रोड्यूस करते हैं, और बैटरी से भी, ये हमारे एक तो एग्जाम्पल हो गए। और सबसे पहले डीसी होता कैसा है तो हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि डीसी में तो कुछ भी नहीं है, सबको पता होना चाहिए डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। इसका मतलब डीसी में डायरेक्ट मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है हमेशा, समझिएगा। मैं वोल्टेज के लिए सेपरेट कर देता हूं, करंट के लिए भी सेपरेट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कहता है कि डीसी में टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे टाइम T1 बोलूँ, यहाँ का टाइम T2 बोलूँ, यहाँ का टाइम T3 बोलूँ, यहाँ का टाइम T4 बोलूँ, यहाँ का टाइम T5 बोलूँ, तो हर टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वोल्टेज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर सपोज दैट कोई बोल रहा है ये वोल्टेज का ग्राफ है ना, ये वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर कोई बोलता है ये 5 वोल्ट है, कोई बोल रहा है ये 5 वोल्ट है, इसका मतलब किसी भी टाइम ये कितना वोल्ट रहेगा, हमेशा 5 वोल्ट। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वोल्टेज चेंज डीसी के केस में नहीं होता है, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वोल्टेज के चेंजेस नहीं होते हैं। अगर बात की जाए करंट की, देखो बहुत कोई करंट इसी ग्राफ पे ले सकता है, नीचे दे देगा, लेकिन मैं यहीं पे करंट ले रहा हूँ। अगर कोई करंट का बोले तो डीसी का करंट भी हमेशा कांस्टेंट होता है। ये देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू हमेशा, अगर कोई बोल रहा है कि ये 2 एम्पियर का करंट है डीसी में, 2 एम्पियर का मतलब है कि ये देखिए ये हमेशा 2 एम्पियर ही रहेगा, यहाँ तक भी 2 एम्पियर, और जब चल रहा है यहाँ भी 2 एम्पियर। तो चाहे T1 बोलूँ T2 बोलो, किसी भी टाइम इसमें हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है जी, कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट। तो डीसी केस में कह सकते हो
अब समझिए, स्टेटमेंट अगर मुझे लिखना हो तो डीसी में क्या लिख सकता हूँ, डीसी का स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, विच हैव दिख रहा है कि नहीं, विच हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड which have constant magnitude with respect to टाइम के रिस्पेक्ट में डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि चाहे उसकी एग्जांपल के लिए बात करें तो चाहे उसकी करंट की बात करो या वोल्टेज की बात करो या फिर पावर की बात करेंगे तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या होता है जी, कांस्टेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। आप समझिएगा, सपोज दैट एक 5 वोल्ट की बैटरी है आप और 5 वोल्ट की बैटरी से कोई बल्ब कनेक्ट है ना, कोई 5 वोल्ट की एक बैटरी है और उससे कोई बल्ब कनेक्ट है ना, बल्ब कनेक्ट है, ये बल्ब कनेक्ट है। तो अभी मान लो 10 बजे आपने ये बल्ब को जलाया, 10:02 के बाद कोई देखेगा तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज चेक करना चाहूँ यहाँ वोल्टमीटर लगा के तो ये 5 वोल्ट हमेशा देगा, है ना। और 10:02 में भी 5 वोल्ट और 10:03 के बाद भी 5 वोल्ट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। वो बात अलग है जब इसकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाए, पूरे खत्म हो जाए तो वोल्टेज तब लास्ट में डिप करता है जब इसकी एनर्जी पूरे खत्म होने की होती है। लेकिन जब तक ये एनर्जी ग्लो करता रहेगा, ये बल्ब ग्लो करता रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमेशा क्या होता है डीसी में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे से वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट, इसलिए क्या कहते हैं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है। तो इसका मतलब एक चीज तो तय हो गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर ये कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी होगी, डीसी की फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। फ्रीक्वेंसी क्या होगी डीसी में, जीरो, है ना। डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होगी। इसका रीजन क्या है, देखिए डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो क्यों होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कहते किसको है, सबसे पहली बात तो ये होगी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसको, समझिएगा। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, जहां पे कोई साइकिल चलता हो 1 सेकेंड में। सपोज दैट, सबसे बढ़िया समझिएगा, फैन अगर 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में 10 चक्कर लगा लेती है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। समझिएगा, वो फिजिकल वर्क है, बाकी फ्रीक्वेंसी का टर्म हम यहाँ एसी में वेव से लेंगे, है ना। लेकिन एक समझने के लिए बात कहता हूं, अगर कोई पंखा है उसका डेना जो है ब्लेड, वो 1 सेकेंड में अगर 10 बार घूमता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई क्या, 10। अगर कोई 10 सेकेंड में 100 बार घूमता है, कोई 10 सेकेंड में कह देगा 100 बार घूमता है, तो बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा देखेंगे 1 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में 100 बार, तो 1 सेकेंड में कितना बार, 10 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 50 हर्ट्ज। अगर 10 हर्ट्ज। अगर आपसे कोई बोलता है कि कोई 1 सेकेंड में 50 बार घूम रहा है, 1 सेकेंड में 50 बार घूम रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आप समझिए कि कोई जो है हमारे घरों में जो एसी आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, उसकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो क्या वहाँ पे जो जनरेशन में जो प्लांट है वहाँ पे 1 सेकेंड वो उसका रोटर 50 बार क्या घूम जाता होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हम कैसे एसी में प्रोड्यूस करते हैं, इस सब चीजों के बारे में चर्चा हम बहुत अच्छे से करेंगे मशीन के अंदर, है ना, जहां पे इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, हमने देख लिया। तो डीसी में चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई ऑसिलेशन ही नहीं है तो कांस्टेंट है, तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म कई बार एग्जाम में पूछ देता है, डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज। यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। अब एक फॉर्मूला यहां से भी मैं डेराइव कर देता हूं कि अपने टाइम पीरियड फिजिक्स में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्स होता है, आवर्तकाल के, 1/आवर्तकाल के। फ्रीक्वेंसी किसका इनवर्स होता है, आवर्तकाल के, ठीक है ना। ये तो फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां तो कोई फ्रीक्वेंसी ही नहीं, तो आवर्तकाल का कोई सीन डीसी के केस में नहीं है, तो हम इसको यूज करेंगे एसी सिग्नल के अंदर, ठीक है। तो यहां से बस दो ही चीज देखना था, एक डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है ना। और अब आगे चलेंगे एसी। अब यहां तक ये बात थी कि सर अपने को पढ़ना तो ये था एसी वेवफॉर्म एंड इट्स वेरियस टर्म, यानी पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। कोई तो कहेगा सर पढ़ना ये था कि ये कहाँ चले गए। देखो, ये जो पढ़ना था ना, तो अपने को ये भी जानना है कि सोर्स जब हमने जनरेट किया, सोर्स ऑफ एनर्जी देखा, तो वो एनर्जी जो है किसी भी इक्विपमेंट में किस फॉर्म में देते हैं, एक डीसी और एक एसी, एक डीसी और दूसरा एसी। तो डीसी तो हम जानते हैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट टर्म वाला चीजें होती है, तो डीसी को आपने देखा। अब यही जो एसी बचा, ये भी हम किसी डिवाइस को देते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है, एसी वेवफॉर्म एंड इट्स
वेरियस टर्म। अब यही टर्म है कि सोर्स जो है दो तरीके से था, एक डीसी और एक एसी। डीसी हमने देखा कि बैटरी भी हो सकते हैं और डीसी जनरेटर भी हो सकता है। एसी जो है आप समझिएगा, अब जो एसी है, एसी के बारे में अपन पढ़ेंगे अल्टरनेट, इसका वेव फॉर्म और इसके वेरियस फॉर्म। तो एसी तो हम कहेंगे कैसा होता है समझिएगा, अभी हम जानेंगे। पहले एसी हमारा इस तरीके से होता है, ठीक है। एसी हमारा चाहे करंट है, वोल्टेज है, हमेशा नेचर क्या होता है इसका इस तरीके से होता है। आप समझिएगा, जब इसका नेचर इस तरीके से है तो मैं यहाँ पे एक चीज कह सकता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये जेनरेट कैसे हुआ, अभी इस तरीके का वेव फॉर्म कैसे आया। यहाँ पे जनरेशन इस तरीके से कैसे हुआ, ये जनरेट कैसे हुआ है ना, जनरेट कैसे हुआ, ये जनरेट इस तरीके से कैसे हुआ, यहाँ पे ये भी देखेंगे। उसके बाद इस वेव फॉर्म में पीक ये है, आरएमएस निकलेगा, यहाँ पे एवरेज निकलेगा, कुछ ये जीरो होंगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो यानी आप समझना है कि इसी को स्टडी करना है अपने को। अब क्या करना है, इसी को स्टडी करना है, एसी वेवफॉर्म एंड इट्स वेरियस टर्म के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सीखने शुरू करेंगे, इसीलिए मैंने पूरा बताया कि ये चीजें होती क्या। नहीं तो डायरेक्ट ये टर्म था, मैं सीधे यहाँ से पढ़ाना शुरू कर सकता था, लेकिन चीजें किस तरीके से आ रहे हैं, क्या क्या है, इसकी चर्चा हमने करना जरूरी था। तो चलिए हम इन टर्म पे चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम ये भी देख लेंगे, ऐसा नहीं कि सीधे पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू पढ़ाना शुरू कर दिए। हम सबसे पहले देखेंगे हाउ इट प्रोड्यूस, ये उत्पन्न कैसे हो रहा है। हाउ इट प्रोड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा मेरे लिए कि ये उत्पन्न कैसे हो रहा है। उसके बाद ही, ऐसा नहीं कि बस पढ़ाते जा रहे हैं और ये इसके बेसिक जड़ों को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत नीड सब्जेक्ट है। ये आपके लिए एकदम कह सकते हो ना, एकदम इंपॉर्टेंट विटल रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इस तरीके से वेवफॉर्म प्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, अब देखिए हम इस टर्म पे आ रहे हैं। इस टर्म को फिर जानने के लिए कुछ अपने को यहाँ पे एक भूमिका आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे समझिए जो गिवन है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी जो फाइनल डाटा अपने को निकालना है पहले वहाँ उस चीज़ों को देख लेते हैं, है ना। और फिर अपन शुरू से चलेंगे कि फाइनल ये इस तरीके से आया था, कैसे, किस तरीके से, कौन कौन वैल्यू लेके ये आया। नॉर्मली मैं आप ये कह सकते हो कि जैसे कोई मूवी देखते हो आप लोग, तो मूवी में कई मूवी में आप देखते हो ना कि उसके फाइनल एंड की चीज़ को शुरुआत में थोड़ा दिखा देता है ना, और उसके बाद ये बताता है कि देखो ये हुआ कैसे था, और फाइनली वो उस चीज को जोड़ देता है लास्ट में। तो फाइनली हमको क्या करना है कि रिजल्ट जो आया था उसको कैसे लाए हम, उस फाइनल स्टेज पर कैसे वो पहुंचा था, उस चीज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो चीजें हैं इस वेव फॉर्म होता कैसे है, कहां पे होता है, और हम बाद में उस चीज को कैलकुलेट करके लाएंगे कि एग्जैक्ट में जो हम अभी लिख रहे हैं वो आया कैसे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होगा हमारे लिए। देखिए ये जो वेव फॉर्म सीधे दिया है एसी वेव फॉर्म को, इसको बोला जाता है पीक वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है, पीक वैल्यू। इसी एसी वेव फॉर्म का ये भी पीक है, ये भी पीक है, तो एक जगह लिख देता हूं, ये सारा क्या है, इसको पीक। अब देखिए किसी एक करंट का भी वेव फॉर्म ऐसा ही होता है, वोल्टेज का भी ऐसा ही होता है, कंफ्यूज नहीं करना है। चाहे आपने कोई करंट का भी बोले एसी के लिए, तो करंट का भी वेव फॉर्म ऐसा ही होता है, करंट का भी एसी में और ऐसा होता है, वोल्टेज भी ऐसा होता है, ठीक है ना। करंट भी ऐसा होता है और वोल्टेज भी ऐसा ही होता है। तो हम एक किसी वोल्टेज का ही लेके चल रहे हैं, करंट का रहने देते हैं, क्योंकि सब कुछ सेम रहता है, ठीक है ना। तो एक ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोल दिया पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू इसको बोला जाता है सबसे टॉप वाले को। ये भी ये इसका नीचे का पीक वैल्यू है, ये ऊपर का पीक वैल्यू, ठीक है। अब चलिए दूसरा, अगर इसी में बोला जाता है तो ये पीक वैल्यू, तो क्या हो गया इसका मतलब, ये इस वेव का, समझिएगा, इस वेव का मैक्सिमम वैल्यू, ये इस वेव का जो मैक्सिमम है, तो यानी वो हाइट कितना हो गया, इतना हो गया इसका वी पीक। इसको क्या बोलते हैं, वी पीक, यानी इसको बोलेंगे पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। अभी समझिए दूसरा टर्म क्या कह रहा है, आरएमएस वैल्यू, यानी इसमें आरएमएस निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है हम सबकी चर्चा करेंगे। तो आरएमएस कहता है मैं जो होता हूँ इस पूरे वेव फॉर्म का, अगर ये मान लीजिए 10 है तो उसमें 7 पॉइंट समथिंग पे आरएमएस रहता है, यानी आरएमएस यहाँ आता है, यानी 0.707 ऑफ किसका, वीएम का। अगर पीक वैल्यू वीएम माना गया, वीएम, या इसी को बोला जाता है वी पीक, वी पीक को वीपी भी लिख देते हैं, पीक या वीएम, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज का, समझिएगा। तो अगर ये मैक्सिमम मान लीजिए 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, है ना। अगर ये मैक्सिमम 1 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू
0.707 इंटू VM, इसी को बोलता है VRMS। हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये आता कैसे एक्चुअली। तो हम अभी फाइनल रिजल्ट जो बोला गया उस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, किस तरीके से आया, आगे हम धीरे धीरे पूरे बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है हमारे लिए कि एवरेज वैल्यू क्या होता है किसी एसी वेव का। समझिएगा, एसी वेव का एवरेज जब निकालते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कंफ्यूज बच्चे लगातार करते हैं, पर मैं आज को बता देता हूँ आप लोगों को। एवरेज वैल्यू जस्ट नीचे आता है, जस्ट नीचे आता है, जस्ट नीचे आता है, इसका मान होता है 0.637 ऑफ VM, जिसको बोला जाता है एसी के अंदर एवरेज। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये चीज ध्यान रखना है। सबसे ऊपर पीक, उसके बाद आरएमएस, फिर क्या, एवरेज। लेकिन एसी वेव का एवरेज है ये, समझिएगा। लेकिन ये जो एवरेज है, ये एवरेज कंडीशन लेना है। एसी का जो एवरेज होता है, हम निकालेंगे आगे फाइनल, वो हमेशा क्या होता है, 0। एसी का एवरेज वोल्टेज हमेशा क्या होता है, 0 फॉर ए कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी का एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। क्यों, समझिएगा, क्योंकि ये आवर्तकाल होता है। समझिएगा, यहाँ पे वेव फॉर्म में बताता हूँ, ये इसका टाइम पीरियड, इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ अगर पाई है तो यहाँ 2 पाई है ना, यहाँ 3 पाई है, यहाँ 4 पाई है। समझिएगा, तो हम हमेशा अब एक वेव कितना दूर जाएगा तो उसका कब तक औसत निकालते रहेंगे या कब तक आरएमएस निकालेंगे, तो हमेशा एक साइकिल पे चर्चा करते हैं। जब इस पे इतना आ गया तो बाकी पे सब पे भी वो इतना ही आता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, 2 पाई, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। इसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ये आप लोग मैथ में पढ़ा होगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं जी, टाइम पीरियड। अब क्या करते हैं, समझिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी का औसत मान हमेशा क्या होता है, 0। जितना प्लस उतना ही मैग्नीट्यूड माइनस। देखिए, अगर ऊपर 10 है तो नीचे भी क्या है, 10 है, तो इसका एरिया इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। ध्यान रखिएगा, एसी का एवरेज वोल्टेज या करंट हमेशा क्या होता है, 0 फॉर ए कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मतलब 2 पाई, कंप्लीट साइकिल मतलब 2 पाई, ठीक है। लेकिन एसी का एवरेज वैल्यू अगर कोई कहता हो, एसी का कोई एवरेज वैल्यू कहता हो, तो हमने क्या लिखा, 0.63 इंटू VM, 0.637 इंटू VM। अब ये कहां से आ गया, समझिएगा। एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं ना कई बार, तो सिर्फ अगर जैसे कि सिर्फ प्लस प्लस का पूछ दे, सिर्फ क्या करे, प्लस प्लस का पूछ दे, मतलब नेगेटिव छोड़ दो, कहेगा हाफ ए साइकिल का बताइए अप टू 0 टू पाए, बताइए इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा। तो सारा डाटा, कहीं किसी का सारा डाटा प्लस में है, कुछ इतना है, कुछ इतना है, कुछ इतना है, कुछ इतना है, मान लो कहीं कम है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, फिर कम है, तो इतने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं। किसी का वेट कम है, मान लो ये नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ, किसी का वजन कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी का सबसे ज़्यादा है, किसी का फिर कम है, तो इसका औसत कैसे निकलेगा कि नहीं, सबका जोड़ देंगे, उससे भागा इतने एलिमेंट से दे देंगे, यही तो होता है औसत निकालना। तो सिर्फ अगर किसी पॉजिटिव वैल्यू का अगर कोई औसत एवरेज निकालने के लिए बोलता है तो औसत निकल जाता है। तो ये वाला वैल्यू है, उसी को बोलते हैं वी एवरेज। उसी को क्या बोलते हैं, वी एवरेज। अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला को निकाल दें तो उसका एवरेज निकल जाता है, जो कि कितना होता है, मैक्सिमम का 0.637। क्लियर। लेकिन कोई आरएमएस बोले तो आरएमएस कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं, इसका निकल जाता है, जो कि कितना होता है, 0.707। ठीक है ना। ये निकला, ये फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं, एक एक करके हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और किसी वेव का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वी पिक, ये क्या है, वी पिक, वी पिक। ठीक है ना। तो ये टर्म आपको सब समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, वी पिक भी देख लिया, आरएमएस भी देख लिया, एवरेज इतना होता है। लेकिन एक कंप्लीट साइकिल के लिए कभी भी पूछा जाए एसी का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0। एसी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0, हमेशा 0। ये लेकिन वो क्या है, कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कहे तो हर 2 पाई के लिए, 2 पाई में 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। लेकिन कोई बोले जैसे कि हाफ साइकिल के लिए क्या होगा इसका एवरेज वैल्यू, तो इसका निकल जाता है 0.637 इंटू VM। ये क्या है, इसका आपका ये वैल्यू है। ठीक है ना। अब समझिएगा। दूसरा, अगर कोई कहे कि इसी वेव को, समझिएगा ध्यान से, एकदम फाइनल रिजल्ट पहले समझा रहा हूँ, समझ आता तो ठीक, नहीं तो आगे तो हम बढ़ेंगे, इसको लेके बढ़िया से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है, औसत वैल्यू किसका निकलता है, समझिएगा। कहता है कि जो एसी वेव है ना, उसको किसी रेक्टिफायर से गुजारिए। किससे गुजारिए, रेक्टिफायर से। समझिएगा, रेक्टिफायर से। रेक्टिफायर से जब गुजारेंगे ना तो नेगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाता है। जितना भी रेक्टिफायर होता है, अगर यहाँ पे मैं रेक्टिफायर यूज करूँ तो क्या होता है, ये क्या करता है,
ये देखिए एसी पॉजिटिव को रहने देता है, लेकिन नेगेटिव जो सेक्शन है उसको भी पॉजिटिव कर देता है। फिर ये पॉजिटिव को रहने देता है, लेकिन जो ये नेगेटिव साइकिल है 3π4π को ये क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। वेव मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ये इस तरीके से। अब कोई बोले कि इसका औसत निकालिए, समझिएगा इसका तो सब प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, ये प्लल सब प्लस, माइनस तो कोई हो नहीं रहा, तो औसत का भी जीरो हो सकता है, नहीं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। यही इसका भी औसत अगर कोई बोले तो 0.637 इंटू वीएम। ये वीएम से क्यों गुना हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम अगर इतना है वीएम है तो उसका औसत कितना निकल जाएगा, इतना। अगर कोई कहे मैक्सिमम वैल्यू जो है 10 वोल्ट है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 है, तो इसको रेक्टिफाई कर दिया गया हो तो इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा, तो वी एवरेज, ध्यान रखें वी एवरेज कितना होगा हमेशा, वी 10/10 गुना 0.637, इसका मतलब 6.37 वोल्ट। यानी सब अगर प्लस में रहेगा तो इसका औसत निकलेगा इतना, इसका क्या निकलेगा, इतना, ठीक है ना। तो आप समझिएगा एसी में कौन कौन से टर्म हो गए, ध्यान रखना है। एक तो आरएमएस, ठीक है, एक है पीक, नेक्स्ट है एवरेज और एक है जीरो। तो ये सब टर्म को आपको समझना पड़ेगा, ये फाइनल रिजल्ट है आपके लिए, है ना, कि किस तरीके से ये जो बोला गया टर्म वो है ये सब। अब कोई कहेगा कि सर ये डीसी में तो ऐसा लोचा नहीं है, समझिएगा, तो फिर एसी में क्यों, और एसी में आरएमएस क्यों आ रहा है, एवरेज क्यों आ रहा है, पीक क्यों है, ये सब चीज़ों को समझना है। तो देखिएगा डीसी में टाइम के रिस्पेक्ट में, डीसी में क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे वोल्टेज हो या करंट कुछ भी ले लो, ये टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट, समझिएगा। तो इसीलिए जो भी वैल्यू होता है वो ऑटोमेटिक, चाहे जो भी वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू होता है वो क्या वैल्यू होता है, एवरेज ही। समझिए, इसको बहुत देसी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। आप एक क्लासरूम में हो और उस क्लासरूम के अंदर टोटल 30 बच्चे, एक क्लासरूम के अंदर टोटल 30 बच्चे और 30 का वजन 20 किलो है। समझिए 30 का वजन अगर 20 किलो है तो सबका एवरेज कितना होगा, बोलिए 30 बच्चे हैं और सबका औसत कितना है 20 केजी, तो बताइए सबका औसत क्या होगा। तो ऑब्वियसली सब जितने वजन है उतने ही बच्चे हैं, तो औसत तो वही चीज़ रह जाएगा, ठीक है ना, समझिएगा। तो हम कहेंगे 30 बच्चे हैं टोटल, ठीक है ना, और सबकी औसत कितनी है, तो हम सबका वजन कितना है 20 गुना जोड़ 20 जोड़ 20, एवरेज तो ऐसे निकालेंगे ना, लेकिन कब तक जाएगा, ये कितने बच्चे तक जाएगा, 30 बच्चे तक जाएगा। और 30 बच्चे तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुना 20 बटा 30, 30 कट गया तो औसत कितना बचा 20 किलो। यानी उस क्लासरूम के अंदर बैठे बच्चे का औसत भी बोले तो 20 से निकला, और एक बच्चे का भी कितना है 20, क्योंकि वो समान वैल्यू है, सबका कांस्टेंट वैल्यू है, तो एवरेज भी सेम निकलता है। इसीलिए डीसी के अंदर कोई बोले कि 10 वोल्ट है तो ये इसी का इसका क्या हो गया, इसका पीक भी बोलो तो पीक भी इतना ही है, इससे ज़्यादा पीक हो सकता है क्या, डीसी में पीक का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एवरेज बोलूँ तो एवरेज भी उतना ही होता है, और नॉर्मल वैल्यू कोई बोले 10 वोल्ट तो भी वही चीज़ हो गया। तो डीसी के अंदर पीक वीक नहीं आता, सिंपल कोई 10 वोल्ट बोल दिया तो मतलब कांस्टेंट 10 वोल्ट है। डीसी के अंदर क्या है, कांस्टेंट 10 ही वोल्ट है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये वैल्यू क्या है, डीसी के अंदर कांस्टेंट होता है। लेकिन एसी में समझते हैं, एसी के अंदर देखिए कितना लोचा है, इसीलिए एसी में बहुत सारे टर्म को पढ़ना पड़ता है, एवरेज, आरएमएस, पीक, है ना, और फुल साइकिल, हाफ साइकिल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये हमने लॉजिक समझा है कि एक्चुअली डीसी में एक ही वैल्यू से 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट लिख देता है तो काम चल जाता है, लेकिन एसी के अंदर कभी कुछ है तो √2 से भागा देना पड़ता है, कभी इससे गुना करना पड़ता है। ये सब चीज़ें है क्यों आता है, तो इसकी चीज़ें की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, इस चीज़ों को बढ़िया से। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके, चूंकि एक चीज़ों को दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं लगातार, कि किस तरीके से आपको समझना। अब देखिए, कोई कहेगा कि ठीक है डीसी में तो काम निकल गया, एक ही चीज़ होता है, हमेशा एवरेज वैल्यू होता है, या पीक, आरएमएस, कुछ भी बोलो, सब एक ही है डीसी के अंदर। लेकिन एसी में वही ये सब चीज़ें क्यों आ रही है, अब उसी चीज़ की हम चर्चा करेंगे। पहले तो हमने देख लिया कि एसी में पीक वैल्यू ये होता है, आरएमएस वैल्यू ये होता है, एवरेज वैल्यू ये होता है ना। फुल कंप्लीट साइकिल के लिए एसी का एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो यही चीज़ होता है। तो चलिए हम देखते हैं जो हमने आपसे बोला कि क्यों ऐसा होता है, ये टर्म सब क्यों निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
देखिए सर्किट थ्योरी जो है पूरा नेट मैथमेटिकल होता है, कॉन्सेप्ट बस समझना है। एक बार सर्किट थ्योरी अच्छा हो गया ना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत हिस्सा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझिएगा क्या होता है, हमने देखा कि भाई डीसी के अंदर मोस्टली वैल्यू एवरेज ही हम निकाल रहे हैं। एवरेज सब चीज़ एक क्या है, एवरेज वैल्यू है, VDC है, कांस्टेंट है, एक तरीके से क्या है कांस्टेंट है, पिक विक सब कांस्टेंट है। एसी के अंदर क्या हो रहा है देखिएगा, अभी हम ये भी देखेंगे एसी के अंदर ये है, पहले प्रोडक्शन कैसे हो रहा है ये, तभी तो इसकी स्टडी कर रहे हैं तो प्रोड्यूस भी इसको कराएंगे। समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, डीसी में एसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देख रहा हूँ कोई बोलेगा मान लो कि इस टाइम पे भाई इस टाइम T1 पे बताइए वैल्यू कितना है, तो हम देखने जाएंगे T1 टाइम पे, हम देखेंगे अरे भाई इसका वोल्ट तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10 वोल्ट है। यहाँ पे देखें तो जो मैग्नीट्यूड हुआ उसको हम बोल दिए 10 वोल्ट है, लेकिन कुछ देर बाद किसी और दूसरे बंदे को इस टाइम पे भेजा, इसको मान लेता हूँ T2, वो उसको बोला कि इस टाइम पे आप बताइए कि T2 पर कितना वैल्यू वोल्टेज का है, V वोल्टेज एट T2 टाइम, तो वो कहेगा कि यहाँ पे वोल्टेज जो है भाई 5 वोल्ट है, ये क्या बोलेगा 5 ही वोल्ट है ना, 5 ही वोल्ट है। फिर तीसरा बंदा को हमने भेजा इस टाइम, तीसरा बंदा को चलो इस टाइम भेज दिया T3 यानी वोल्टेज एट T3 टाइम पे, तो कितना है, तो ये बोल रहा है कि सर यहाँ पे 0 वोल्ट है ना। अब देखो वेव फॉर्म एक है, वेव एक है, सिग्नल हमारा एक है, लेकिन 3 अलग अलग स्टूडेंट्स का रिजल्ट 3 अलग अलग आ रहा है, क्योंकि कोई बोल रहा है 10 वोल्ट है, कोई बोल रहा है 5 वोल्ट है, कोई बोल रहा है 0 है और वास्तविक में है। तो क्या कर रहा है ऐसा वेव, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, तो हम किसके वोल्टेज को माने, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि ऐसे वेव के सिग्नल को कितना वोल्टेज हम माने, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सबसे पहले ट्राई करने का कोशिश किया कि चलो इसका एक औसत मान निकालो, है ना, कि कई चीज़ में कोई दिक्कत होता है तो अरे औसत कर लो वही दे दो सबको, है ना। जैसे कि आज के डेट में कहें तो एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होते हैं, है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चलिए तो हम फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबका अलग अलग बात है, तो हम किस वैल्यू को माने, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे कंडीशन में हमने सोचा कि इस वोल्टेज का जो वेव है जिसका टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड लगातार चेंज कर रहा है, तो इसके लिए हमने सोचा कि भाई इसका जो है ना वी एवरेज निकालो, इसका हमने सोचा क्या वी एवरेज निकाल लो। लेकिन वी एवरेज जब हम निकालने गए तो इसमें दिक्कत क्या हुआ, समझिएगा इसमें दिक्कत क्या हुआ कि वी एवरेज निकालने गए तो देखो इसका औसत निकलेगा कि नहीं, इसका एरिया निकलेगा कि नहीं, ये इसका इस औसत निकल गया, मान लो इसका औसत निकला सपोज दैट ए, इसका औसत कितना निकला टोटल, यहाँ पे औसत मान लो कोई 10 कोई 20 30 ऊपर मैक्सिमम 10 वोल्ट है, टोटल औसत मान लो कि इसका मैं कहता हूँ सपोज दैट कि वैल्यू है 10 लिखा हूँ, तो मान लो कि इसका औसत निकला है हमारा 6, कितना निकला 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो चलो 6। लेकिन तुरंत क्या है, जितना पॉजिटिव था एक साइकिल के लिए अगर बात करूं तो इतना हाफ साइकिल में जितना 6 है, तो दूसरे हाफ साइकिल में क्या है जी -6, दूसरे हाफ साइकिल में क्या है -6, तो वैल्यू कितना हो गया 0 वोल्ट, कितना हो गया 0 वोल्ट। समझिएगा एसी में क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो भाई डीसी में भी एवरेज देते हैं तो एसी के अंदर भी एवरेज निकाल लेते हैं, लेकिन जब मैं एवरेज निकालने गया तो यहाँ पे हमने पाया कि इसका एवरेज जो है वो क्या निकल जा रहा है 0। जब आप कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि जितना है पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, हर साइकिल में, एक साइकिल को छोड़ दो इस साइकिल में भी जाओगे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, फिर आगे भी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो हर साइकिल में तो वैल्यू वही होगा, ओवरऑल रिजल्टेंट 0, तो वैल्यू 0 हो जा रहा है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होगी कि हम कितने मेहनत से जनरेटर से ये वेव फॉर्म निकालें, ठीक है। अब इस वेव फॉर्म को अगर मैं किसी बल्ब से गुजार दूँ, इस वेव फॉर्म को अगर मैं किसी बल्ब से गुजार दूं तो ये बेचारा जलता भी है, ये क्या करता है ग्लो करता है, ये जलता भी है। इस वेव फॉर्म को किसी बल्ब से गुजार दूं जलता भी है, हीट भी रिलीज होता है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक वेव फॉर्म दे रहा हूं, बल्ब भी जल रहा है और वहां वोल्टेज एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0 आ रहा है, क्लियर ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीजों को दूर करने के लिए एसी के अंदर, इस चीज़ों को दूर करने के लिए एसी के अंदर हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं आरएमएस वैल्यू।
ध्यान रखें एसी के अंदर हमेशा वैल्यू कैलकुलेशन होता है आरएमएस, क्योंकि एवरेज तो हमने देखा 0। ये वाला जो चर्चा करेंगे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि ये 0.63 क्या है, ये किसी अलग कंडीशन के लिए निकाले जाते हैं। लेकिन एसी के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा किस वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, आरएमएस, क्योंकि एवरेज हमने देख लिया, एवरेज तो हमेशा एसी का क्या आता है 0। एसी का एवरेज वैल्यू हमेशा क्या आता है 0। इस चीज को दूर करने के लिए, जबकि बल्ब भी जल रहा है तो ऑब्वियसली बिना वोल्टेज का जल नहीं रहा होगा, और ये हमारा 0 आता है तो तब हम कोई भी कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 निकल जाएगा। इसीलिए एसी के अंदर एवरेज वैल्यू को हम कभी कंसिडर नहीं करते, छोड़ देते हैं, और हमेशा एसी के अंदर निकालते हैं आरएमएस, जो कि इसके पीक वैल्यू का लगभग 0.707 ऑफ वीएम होता है। अगर 10 वोल्ट है तो इसका आरएमएस वैल्यू हमेशा क्या होता है, ये 0.707 जो होता है 0.707, इसको कहते हैं 1/√2, इसी का मान होता है 1/√2। इसका मतलब 10/√2 जो वैल्यू होगा वही हमेशा देता है वीआरएमएस। हम ये क्यों आया ये सब चीज़ की चर्चा तो करेंगे ही, पर ध्यान रखिएगा इसीलिए वीआरएमएस जो एसी का निकालते हैं वो मैथमेटिकली से कैलकुलेट होकर आता है, जो कहता है Vm/√2, जितना मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसका √2वां भाग, यानी 0.707 इंटू Vm कर दिया। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है 1 से कम, तो यानी 10 से में अगर 0.707 से गुना हो जाएगा तो 1 से कम ही होगा, जिसका मान होगा 10/√2 यानी 7.77 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्यों आरएमएस की जरूरत पड़ती है एसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन हम क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू। हमेशा एसी में आपके घरों में जो वोल्टेज आता है 220, ये हमेशा कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। अगर कोई बोले क्योंकि हमेशा तो पीक नहीं होता, हमेशा देखिए किसी एसी वेव में हमेशा तो पीक नहीं होता, इसीलिए 220 वोल्ट जो बोला जाता है वो हमेशा नहीं रहता ना। तो इसीलिए आपके घरों में जो आता है ये वाला वोल्टेज आता है किसी वेव का, ये वाला वोल्टेज, ये वाला ये वोल्टेज आ रहा है जिसका मान कितना है 220। देखिए जो अगर 220 कहा जाता है आपके घर में तो 220 वाला ये वोल्टेज होता है जो आता है ना। इसका मतलब आपके घरों में हर साइकिल में 2 बार, हर साइकिल में 2 बार 220 से भी ज़्यादा आ रहा होता है, 220 से भी ज़्यादा आ रहा होता है। अगर कोई कहे कितना आ रहा होगा तो वीपी का अगर निकालना है तो हम देखिए क्या करते हैं, आरएमएस निकालने के लिए Vm/√2 करते हैं, तो वीपी का होगा कितना 220 गुना ये इतना टाइम ज़्यादा ऊपर है, इसका मतलब गुना √2, 220 गुना √2, ये हो सकता है 310 हो जाए, 320 हो जाए, इतना वोल्ट जो भी है गुना कर के देख लेना, इतना हर साइकिल में 2 बार यहाँ मैक्सिमम इतना आता है। ठीक है ना। ये होते हैं आरएमएस वैल्यू, है ना, ये होते हैं आरएमएस वैल्यू। लेकिन सॉरी ये होता है पीक वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू होते हैं 220, ये क्योंकि इसका एक मीन वैल्यू हम कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे सारे वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। अब हम देखिए बारीकी से क्या क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम बारीकी से एक एक चीज़ का क्या डिस्कस करेंगे। हाँ, एसी वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, हालांकि ये सब मशीन के अंदर आगे सब्जेक्ट की नॉलेज की जानकारी है, पर हम बस एक सिंपल वे में डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे कि एसी वेव कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद क्यों इसका औसत वैल्यू 0 हो जाता है ना, किस तरीके से मैथमेटिकली वो 0 होता है, आरएमएस को कैसे हम मैथ्स में लिखते हैं, तो ये सब टर्म को करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इस पर बेस्ट फिर न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।